अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह तो सीनियर जर्नलिस्ट फरूख बदासी साहब ने। तो फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक, अपना सुनाइए। मैं भी हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। काबुल के सुगाती इलाके में खुदकुश हमला, 90 अफराद जान बहक, 350 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत मजीद तेज, हुर्रियत कमांडर सद्दार अहमद समेत 4 अफराद शहीद। तो इस आपने देखी आज की हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पर डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे दोनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं कश्मीर में जारी भारत के जुल्मो सितम से, जहां भारत का जो जुल्मो सितम है, जो जुल्मो बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, वो भारत में कश्मीर में वो मजीद तेज होता जा रहा है। और उसकी हालिया मिसाल जो है कुछ रोज कबल शहीद होने वाले सद्दार अहमद हैं, जो कि हुर्रियत कमांडर भी हैं, हुर्रियत रहनुमा भी रह चुके हैं, हुर्रियत लीडर भी रह चुके हैं और साथ साथ बुरहान वानी शहीद के करीबी साथी भी रह चुके हैं। वो इस बार टारगेट हुए हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनको शहीद किया गया। उनके साथ साथ 4 और मजीद नौजवान थे जिनको भारतीय फौज ने अपने जुल्म सितम का शिकार किया है। इनके साथियों का बात की जाए तो उसमें एक मौलवी आकिब साहब थे, साथ साथ फैजान थे जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। इसके अलावा आदिल थे। ये वो लोग थे जो कि हुर्रियत लीडर थे, जो कि कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो है बुरहान वानी शहीद के मिशन को आगे लेके जा रहे थे, बात कर रहे थे कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। और भारतीय फौज को यही लगा कि ये लोग जो हैं भारतीय फौज के लिए, भारत के लिए, इंतहा पसंदी के लिए जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए तमाम अफराद को जो है वो शहीद कर दिया गया। इनके नमाज जनाजा में हजारों लोगों की तादाद थी जो कि शिरकत की, नमाज जनाजा अदा की गई और तमाम लोगों ने ये इज़हार यकजहती की है कि हम तमाम के तमाम लोग इनके साथ हैं। पहले बुरहान वानी को शहीद किया, अब सद्दार अहमद को उनके साथ उनके साथियों को शहीद किया, लेकिन अभी भी नौजवानों की, बुजुर्गों की, खवातीन की, बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद, बल्कि पूरे के पूरे कश्मीरी अभी तक हैं जो कि अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जो है वो हर कीमत अदा करेंगे और जाने भी देनी पड़ी वो देंगी। पाकिस्तान जो कि हमेशा से कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है, हमेशा से अपनी शहरत समझता है कश्मीर को, काफी मजम्मत भी हुई है इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के भी सरबराही में इजलास भी हुआ है कौमी सलामती अमूर की कमेटी के हवाले से, उसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे और उनसे बात भी की गई है। कश्मीर के हवाले से आवाज उठाने का भी कहा गया और कहा गया है कि कुछ भी ऐसा किया जा सके, तशवीश का इजहार किया गया है जो भी इस वक्त कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म है। और साथ कहा गया है कि पाकिस्तान अपना रोल किस तरह से अदा कर सकता है। पर एक बार फिर कश्मीर और वही जलता हुआ कश्मीर, वही नौजवानों की शहादत हम देख रहे हैं। बुरहान वानी शहीद के बाद जो हमने देखा एक मोमेंटम बना कश्मीरियों के लिए, आज़ादी के लिए, आज़ादी की जंग तो वो बहुत अरसे से लड़े, लेकिन एक मोमेंटम हमें नजर आया। अब दोबारा से इस तरह से 4 मजीद अफराद को जो है वो शहीद कर दिया गया, जो बुरहान वानी शहीद के जो है वो साथी रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि भारत कभी भी, भारत को ना तो किसी चीज का डर है, ना किसी चीज का खौफ है, इंसानियत तो है ही नहीं, लेकिन लगता है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जुल्म का जो बाजार गर्म किया हुआ है हिंदुस्तान में, देखिए हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर जो है के अंदर जुल्म का बाजार गर्म किया जाता है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसकी मिसाल नहीं बनती है। जिस तरह से छोटे मासूम बच्चों को भी जो है अंधा किया गया, जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, वो आपके सामने है। और फिर आपने वो इलेक्शन के दौरान एक और इंसिडेंट भी देखा जहां पे एक फौजी ऑफिसर ने अपनी बोनेट पे गाड़ी के जो है एक वोटर को, उस बंदे को जो कि असल में वोट डालने जा रहा था, 7%, 3% जो है टोटल टर्नआउट, और फिर भी उस बंदे को आगे बांध लिया और ह्यूमन शील्ड के तौर पे लेके चले। अच्छा, उसके बाद जो है इन तमाम चीज को देखते हुए दुनिया ने कंडेम किया, खासतौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, लेकिन इंडिया की रियासत ने उस मेजर को रिवॉर्ड किया है। और उसके बाद आर्मी चीफ जो है, जो कि खुद सिफारशी है इंडिया के आर्मी चीफ, इंडिया के
अंदर सीनियरिटी का एक प्रिंसिपल है कि हमेशा जो नंबर 1 सीनियर मोस्ट होते हैं उनको आर्मी चीफ बनाया जाता है। पहली दफा इंडिया के उसमें हुआ है रिसेंट हिस्ट्री में कि नंबर 2 को 2 नंबर कह लें आप, 2 नंबर जो है ऑफिसर उनको उठा के एलिवेट कर दिया गया क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को खुश कर सकते थे और वो सब कुछ हुआ। उससे ये हुआ है कि एक तो करेला दूसरा नहीं चढ़ा। नरेंद्र मोदी की जो अपनी वो कश्मीर पॉलिसी है या जिसको आप मोदी डॉक्ट्रिन कह लें, जिसके अंदर ये है कि कश्मीर से तो प्यार करो, कश्मीर की जमीन से, लेकिन कश्मीर की अवाम से, लोगों से नफरत करो और उसके बाद 2 और काम करने की कोशिश करो कि एक तो आर्टिकल 370 जो कि एक लिमिटेड ऑटोनॉमी दी हुई है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको खत्म करने की कोशिश करो जो कि नहीं हो सका। दूसरा, आप बाजाती तब्दीली लेकर आओ जिससे ये हो कि हिंदू पंडित, एक तो खैर वो तो नेचुरल जो है हिस्सा थे, बाद में वो चले गए, अब वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया गया है, वहाँ पे छावनियाँ खासतौर पे बनाई जा रही है, वहाँ पे फोर्टिफाइड टाउन्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर उनको रखा जाए। उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके कवानीन ऐसे हैं कि कोई आउटसाइडर वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, खासतौर पे जो कश्मीरी ओरिजिन का ना हो। तो अब उसको भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को यहाँ पे रियल एस्टेट बना के दी जा रही है और बहुत कुछ किया जा रहा है, ताकि मकसद ये है कि डेमोग्राफिकली चेंज हो जाए और कश्मीरी जो है मुसलमान या तो शहीद हो जाएं या फिर भाग जाएं, छोड़ जाएं अपना इलाका, और उसके बाद जो है इंडिया के अंदर कश्मीर को जम कर लिया जाए। अच्छा, ये तमाम तमाशा जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज के बारे में बताता है कि मोदी जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है ब्रिंकमैनशिप के अलावा उसके जो सो कॉल्ड अकल के ऊपर किए जाने वाले हमले जिनको सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं उसके अलावा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। 3 चीजें देखिए, आज का जो टॉपिक है मुझे पता है कि कश्मीर है, लेकिन क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो भी इंडिया से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ और भी फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। शामिल कर लेते ताकि मजीद इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? आजाद कश्मीर से शाहिद महमूद। जनाब बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये वज़ीर आज़म साहब नहीं देख रहे? आपको वजीर आजम साहब का बयान सुना दिया स्टार्ट में ही कि हमारे जो दिल और हमारी स्पिरिट है और हमारी इमोशनल सपोर्ट है कश्मीरियों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। अगर आप टेलीविजन देखते हो और अगर आप प्राइवेट चैनल ही ना देख रहे हो जहाँ पे सिर्फ तमाशा चलता है तो आपको पता चलेगा कि मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और कश्मीर की बात करें, लेकिन वाकई जब इस तरह के तमाशे होते हैं ना मुल्क में तो कहीं ना कहीं नजर जरूर हट जाती है। शायद पहले जिस तरह से बंदा कंसंट्रेशन के साथ जो है टॉपिक पे फोकस कर सकता है, एक इशू पे जो है वो फोकस कर सकता है, वो नजर जरूर हटती है क्योंकि इस तरह के तमाशे चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे यहाँ जो पहला कॉन्सेप्ट आया था ना किसी प्राइवेट मीडिया का और इंडिया के अंदर आ चुका था उस वक्त तक टेलीविजन चैनल, ये कारगिल के दिनों में हुआ था जब हमें लगता था कि इंडियन मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कारगिल पे जाके और बड़ी जो है ना जोर लगा के जो है वो अपने मुल्क का मौक़िफ़ बयान करते हैं और हमारे पास सिर्फ पीटी भी होता था और कोई नहीं था। तो एट दैट टाइम परवेज मुशर्रफ साहब बाद में आ गए तो उन्होंने सोचा था कि प्राइवेटाइज करेंगे और प्राइवेट चैनल्स को जो है स्पेस देंगे ताकि वो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर सके, फोर्स मल्टीप्लायर बन सके। ये ठीक साबित हुआ? अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल में नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि समहाउ जब कश्मीर का मामला आता है तो 4 लाइनें कह के हमारी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन अपनी हुकूमत पे, अपनी रियासत पे, अपने इंस्टीट्यूशंस को लड़ाने की कोशिश पे जितनी मेहनत की जाती है प्राइवेट चैनल्स पे वो आपके सामने है। लेकिन फिर भी बाहर का कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ मीडिया के ऊपर फोकस करें। याद रखें, आज का उन्वान जो है वो इंडिया है और कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म है जिसके ऊपर हमने बात करी। अगर बात की जाए हुर्रियत रहनुमा भी और लीडर भी रहे हैं, साथ साथ बुरहान वानी शहीद के करीबी साथी भी रहे, कहीं आपको लग रहा है कि इंडिया जानबूझकर ऐसे नौजवानों को टारगेट कर रहा है, उनको दहशतगर्द करार देता है जो कहीं ना कहीं बुरहान वानी शहीद के साथ इनका ताल्लुक रहा है और साथ साथ उनको पता है कि नहीं ये लोग जो हैं तहरीक आजादी को आगे लेके जा सकते हैं, कश्मीर की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू अगर बात की जाए, क्योंकि नौजवान नस्ल है, उनको बाकी चीजों का पता है, सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं जानते कि एक ही मीडियम है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस बना के बाकी काम करके कहीं ना कहीं भारत को बेनकाब करें। तो ये है कि अब इस नौजवान नस्ल को टारगेट करना ताकि बाहर तक बात न देखिए, अगर इन लोगों को टारगेट करके ये काम करना का मुराद है तो दैट शिप हैज सेल्ड।
उसके वजह ये है कि इंडिया ने अपनी हिमाकत में इतने सिंबल्स बना दिए। मिसाल के तौर पे अभी भी आप गूगल कर लें तो आपको वो उस बच्ची की जो 9 साल की है तस्वीर मिल जाएगी, जिसकी सिर्फ आंखों के पुतले ही नहीं, पूरी जो वो है अंदर जो सॉकेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। और ऐसी बच्ची जब जाके 9 साल मैंने कह दी, मेरे ख्याल में 11 साल की उम्र है, वो जब जाके किसी रोस्टम पे खड़ी होगी और अपनी तकलीफ का बताएगी, तो आपके ख्याल में कोई बंदा जो है जज्बाती नहीं होगा? मुझे तो लगता है जज्बाती नहीं होता। क्यों आप लेकिन मैं आपसे वही सवाल पूछती हूँ कि दुनिया को क्यों नजर नहीं आता, क्यों वहाँ भी जाएंगे, क्यों चीजें नहीं होती? वहाँ पे भी जाएंगे और सारी की सारी जो है चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं जो पस मंजर जो है आपको बयान करना चाह रहा था वो ये है कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने 3 काम किए थे, तीनों में अपने आप को नुकसान दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये ख्याल कि कश्मीर के अंदर अगर इंसर्जेंसी होती है, अगर प्रोटेस्ट होती है, तो उसको क्रश करते जाओ और इतना कर दो कि जो है बिल्कुल पल्स निकल जाए। वो काम नहीं किया है। हालांकि इंडिया के मीडिया के अंदर अगर कोई बंदा कोई बात कर दे, मिसाल के तौर पे इंडिया के ही एक एक्टर ने जो है वो बात कर दी कि ये जहाँ पे ये डार साहब को आगे बांधा गया गाड़ी के और वो किया गया, उसकी जगह अरुंधति रॉय को जो है ना यहाँ पे बांध दिया परेश रावल ने। अच्छा, हमारे लोग पता नहीं क्यों उनके ऐसे लोगों की फिल्में देखने के शौकीन होते, हमें नहीं देखनी चाहिए, पागल लोग हैं, ऐसी जज्बाती और एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन उसके साथ जो ट्वीट उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने वापस भी ले लिया, फिर लोगों ने वापस नहीं लिया, मैंने डिलीट कर दिया था। उसके बाद उनके जितने सारे लोग थे उन्होंने कहा कि आपने क्यों कर दिया, बल्कि चाहिए। नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि उसके बाद जो है ये कहा गया कि मुझे ट्विटर फोर्स कर रहा है, तो डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई शर्म नहीं है, बेशर्मी की इंतहा है। अच्छा, अब मुझे पता आपने कॉलर लेने हैं, लेकिन मैं 3 बातें कर लूं। कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं कहाँ से? मैं पिंडी से नजर से जो बलोच बोल रहा हूँ। जनाब बलोच साहब हुक्म कीजिए। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा 47 से केस चल रहा है आजाद कश्मीर का। जनाब, उनका एक शेख पकड़ा गया है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए हैं, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी जाना चाहिए ना वो केस। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर भी इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं तारिक बात कर रहा हूँ, मोहम्मद तारिक कराची से। जी तारिक साहब बोलिए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर ने हमारे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर का इशू उठाया है। लेकिन मैं ये दोहरी पॉलिसी देखता हूँ वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड की दोहरी पॉलिसी है कि अगर हमारे पाकिस्तान के अगर कोई मसला हो जाए तो हमारे पर वो अटैक करते हैं पूरी दुनिया वाले। लेकिन कश्मीर के अंदर पिछले 50-60 सालों से ये तो चल रही है जुल्म से कम, तो ये आदमी मीडिया को नजर नहीं आता। बिल्कुल, कॉल करने के लिए कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ से। जनाब हुक्म कीजिए काशिफ साहब। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़े अपना फरोख्त मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे इस वक्त के फेवरेट लीडर है ना अपना मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे भी फेवरेट, उनको चाहिए कि एक तो और लोग भेजने चाहिए हमारे पार्लियामेंट से जो जाके इस बात को दोबारा हाईलाइट करें। अच्छा, मजीद पार्लियामेंट्री सबक भेजें जी, ठीक है। बहुत कॉलर भी हैं। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैडम नवाज रसूल बात कर रहा हूँ, नीलम वैली आबाद कश्मीर से। सर ये पूछना चाहूँगा कि क्या हम मसला कश्मीर पर क्लियर हैं? अगर नहीं तो ये क्लैरिटी कहाँ से आएगी सर? ठीक है, बिल्कुल सही है। कश्मीर में मेरा ख्याल है पूरा पूरी कौम पूरा का बिल्कुल क्लियर है, कहीं ऐसी बात नहीं होती। जी जी। अच्छा जी, जनाब नवाज साहब, बात ये है कि आज के दिन एक तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, जहाँ से भी गुजरो तो बहुत सारे लोग मिलके बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। लेकिन उसके साथ साथ आज के दिन एक वाक़या हुआ। मैं आ रहा था अपने घर से, यहाँ पे ये हाई सिक्योरिटी जोन है, ज़ाहिर बात है, तो नाके हैं। एक नाके पे आके जो है मुझे एक पुलिस वाले साहब ने रोका और मैंने कहा पता नहीं क्या किस चीज़ पे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने आके खास तौर पे मुझसे कहा कि सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। कहते आज किस चीज़ पे बात करेंगे? मैंने कहा जी कश्मीर पे करने लगा। तो उन्होंने कहा कि जी एक मैसेज दे देना वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उन साहब का, तो पुलिस के हैं, अब ज़ाहिर बात है ये अनयूजुअल सी बात है, लेकिन वो कहते हैं कि जी कश्मीरियों को ये बता दें कि हमारा बच्चा हमारा हर बंदे का दिल जो है ना वो आपके साथ धड़क रहा है। और मैं जितनी बड़ी कसम कहें इसमें कोई जो है ना मैं इजाफा नहीं कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, दिस व्हाट ही सेड। और यकीन माने पाकिस्तान के अंदर जितनी क्लैरिटी कश्मीर पे है
उतनी किसी चीज की नहीं होगी। पहले वाले साहब कह रहे थे, सबसे पहले जो कॉलर है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए। भाई इंडिविजुअल्स नहीं जाते, कौमें जाती हैं। और जब बात आती है ना कौम के अंदर, अगर आप लोगों की हमारी प्रायोरिटी सही होगी, अगर हम इस वक्त कश्मीर का सोच रहे होंगे, अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, रिमोट कंट्रोल उठाए, सारे चैनल घुमा के देखें कितनों पे कश्मीर की बात होगी। जरा आप खुद सोचें, अगर हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैग्नीफाई करना है तो उसके लिए ये तमाम जितने चैनल्स हैं लग जाए ना, फिर डेली कश्मीर के ऊपर बात करें, क्यों नहीं दुनिया सुनेगी। हर बंदा कहता है कि जी दुनिया हमारे साथ इंसाफ नहीं करती। हम दुनिया से बात ही नहीं कर रहे भाई, रियासतें इससे बात नहीं करती, अवाम भी करती है। टेलीविजन चैनल्स होते हैं जो करते हैं। हमारे यहाँ एक अंग्रेजी का चैनल है और वो भी जो है सरकारी चैनल है, बाकी कोई है ही नहीं। इंडिया के अंदर कितने अंग्रेजी के चैनल है, सारी दुनिया में उनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। दुनिया के अंदर आज के दिन, हम 10 साल लेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर एक सॉफ्ट कू आ गया जो कि इंडिया लेकर आया। हर मीडिया स्टेशन के ऊपर जो हेड बैठा हुआ है वो इंडियन बैठा हुआ है, अमेरिका के अंदर, बर्तानिया के अंदर, यूरोप के अंदर। इसी तरह से जो बड़ी आईटी की कंपनीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनके अंदर भी टॉप की पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है? इंडियन बैठा हुआ है। आपके ये गूगल वगैरह जो है उसके अंदर अगर आप देखें, जितनी तेजी से कश्मीर की तस्वीरें जो है गायब की जाती हैं, आप सोच नहीं सकते। क्यों है? क्योंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है। हमें ऐसा ऐसा अपनी तमाम चीजों को रीगेन करना है। तभी करोगे ना जब फोकस कश्मीर होगा, ना कि अपने वजीर आजम को जो है डिसमेंटल करने की कोशिश है जो कि आपका प्राइवेट मीडिया कर रहा होता है। तो ये तमाम चीजें सोचने की आपकी। बिल्कुल ठीक है। साहब, एक कॉलर ने भी सवाल किया था कि आलमी अदालत में अगर हम ले जा सकते कुलभूषण का, अगर वो केस ले गए हैं तो क्या अब हम कश्मीर का केस ले? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात हुई है उस दिन जब हमारे एडवाइजर टू फॉरेन टू द प्राइम मिनिस्टर जो है फॉरेन पॉलिसी पे बैठे हुए थे सरताज अजीज साहब, हमें ब्रीफ कर रहे थे, तो उस वक्त उनसे ये पूछा गया, उन्होंने कहा ऑल इन गुड टाइम, अगर करना होगा तो हम कर लेंगे। इट इज वन ऑफ दी ओपनिंग जिसके ऊपर बात की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजों की आप फिक्र ना करें। इस वक्त ये है कि हर बंदे के पास एक ट्विटर अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, जरा कश्मीर की तस्वीरें शेयर करें। कश्मीर की आवाज जो है, अगर हम पाकिस्तानी, लेकिन 20 करोड़ के हम आवाम है, 20 करोड़ आवाम है, आधे के पास तो मोबाइल फोन भी है, फेसबुक का अकाउंट भी कहीं ना कहीं होता है, तो जरा कश्मीर के ऊपर जरा स्टेप अप करें ना, थोड़ा सा शेयरिंग करें, थोड़ा सा हाईलाइट करें। इंडिया ने तो पाबंदी लगा दी है सोशल मीडिया में कश्मीर पे, तो हमें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। 3 पॉइंट्स बताने लगे हाँ जी, कि ब्रेक पे जाना तो उससे पहले 3 पॉइंट। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन 3 चीजों की वजह से इंडिया का जो वो है ना मौजूदा हुकूमत की लिमिटेशन आपके सामने आ गई है। पहला, कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत, जिसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। वाजपेयी जी के जमाने में इन्होंने बड़ा जबरदस्त जाके वाजपेयी जी ने तकरीर की थी और बड़ी वाहवाही हुई थी, उसको भी अबैंडन कर दिया है। कश्मीरियों के अंदर इन्होंने रेड टेप्स बना दिए हैं, हुर्रियत से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से नहीं करनी है, कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी है, तो इस वजह से उनको नुकसान होता है। दूसरा, उन्होंने जो आपको दिखाया था सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेके, सारी दुनिया को अब ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी वक्त भी जंग शुरू कर सकते हैं, तो हमारे साथ खड़े रहो, ठीक है। इस वजह से, लेकिन वो जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक थी, और मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक उसका कोई सबूत वो नहीं दिखा सके, उस सर्जिकल स्ट्राइक का एक जो दुनिया को मैसेज गया वो ये है कि इंडिया के अंदर अब वो गवर्नमेंट बैठी हुई है जो कि इतनी ब्रिंकमैनशिप में बिलीव करती है कि वो न्यूक्लियर वॉर तक करा सकती है, और मेरे ख्याल में दुनिया को इस पर भी परेशानी है। तीसरा जो बहुत बड़ा इशू है वो इकोनॉमी का है। इंडिया अभी तक सारी दुनिया को किस तरह से बहका रहा है कि जी हम बड़ी अच्छी मार्केट है और सब कुछ है। अच्छा, पहले इन्होंने कर दिया डिमोनेटाइजेशन, उससे 85% अपनी इकोनॉमी की करेंसी गायब कर दी। सारे मुल्क के अंदर लोग मरे भी सही, जलालत भी हुई, बड़ी ख्वारी हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होगा। अच्छा, ये बार बार नंबर्स दिखा रहे थे कि ऐसा डिक्लाइन नहीं आएगा, ठीक है, और कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी। अब अमेरिका का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, उसके एक साहब हैं डेरिक सिजर्स, उन्होंने एक ओपेड लिखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंडिया की हुकूमत नंबरों को कुक कर रही है, झूठे नंबर बता रही है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक रिवाइज बुक किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन कर रही है, लेकिन थोड़ी कर रही है। अभी फिर प्रेम शंकर झा ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि वो नंबर भी गलत है। ये 7.1 की बात करते हैं ग्रोथ की, पाकिस्तान के बराबर है 5.1। ऊपर से ये हुआ कि इंटरनेशनली वीजा जो है वो कैंसिल होना शुरू हो गया, H1B वीजा टाइप के। इंडिया के अंदर इकोनॉमी
इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और इंडिया लेकिन बाकी किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, चाहे वो कश्मीर की बात की जाए फिर अफगानिस्तान की, इस वाले से बात करेंगे। मुझे क्विक ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे अफगानिस्तान में जो कल खुदकुश हमला हुआ है उस हवाले से बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात आज की अपनी अखबार फरोश से तलब करें। पूरी दुनिया में मिसाल रिश्ता नासवार पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, $46 अरब की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज, खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम शोबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का जो कौमों की जिंदगी में से वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक अफसोसनाक वाक़ये से जो कि कल अफगानिस्तान के शहर काबुल में पेश आया, जहां जो है खुदकुश हमला आवर ने जो है वो एक ट्रक के जरिए जो है अफगानिस्तान के सिफारती इलाके को निशाना बनाया। और सिफारती इलाके में जिस मेन सिफारत खानों को या जगहों का निशाना बनाया वो पाकिस्तानी सिफारत खाना, जर्मन सिफारत खाना और उसके साथ साथ फ्रांसीसी सिफारत खाना था जिसको निशाना बनाया गया था और जिसकी वजह से 90 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। और उसके साथ साथ अगर बात की तो 350 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो कई ऐसे सिफारती एहलकार हैं जो कि इस वक्त शदीद जख्मी भी हैं। तालिबान ने कहा है, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह के वाकयात में मुलविस नहीं हो सकते जिसमें जो है नाहक शहरी जो हैं उनको निशाना बनाया जा सके। लेकिन दाइश ने जो है इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और दाइश ने कहा है कि हमने ये वाकया किया। और इसकी वजह से नाज़रीन अफगानिस्तान ने एक बार फिर इस सारे वाकये का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे इस तरह से धरा है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 मैच होने जा रहा था, सीरीज होने जा रही थी, वो मुलतवी कर दी अफगानिस्तान ने। और वही वाला तरीका अपनाया है जो कि इंडिया अपनाता आया है। जब भी कोई बात होती है तो क्रिकेट मैचेस जो है वो मंसूख कर दी जाते हैं, इंडिया मंसूख करता है और अब अफगानिस्तान भी उसकी पैरवी पे चल रहा है। इसी वाले से बात करते पर जो भी अफगानिस्तान में कोई भी धमाका होना है, कुछ भी होना है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी मजम्मत की और उसके साथ साथ मजम्मत के साथ साथ जो टारगेट किया गया है वो पाकिस्तानी सफारत खाना भी था जिसको टारगेट किया गया है। पाकिस्तानी सफारत जितने कार थे और किसके एहलकार भी थे शदीद जख्मी हुए हैं वो। उसके बावजूद लग रहा है अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं से जो इसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जा मिलते हैं, इसलिए सीरीज मेरे ख्याल में अगर आपने स्टेटमेंट देखी हो तो ये प्राइमरीली इंडिया के अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया से आई है। लेकिन इससे पहले कि हम काबुल की बात करें, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, कश्मीर का टॉपिक खत्म हो गया? कश्मीर का टॉपिक साथ ही जोड़ देते हैं। अच्छा, लेकिन बात यह है कि मैं कश्मीर में सिर्फ 2-4 बातें जो है वो जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि अगर इंडिया समझता है कि कश्मीरी अवाम जो है वो इससे बैठ जाएंगे डर के, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान को आंखें दिखाने से कश्मीरी जो है वो किसी तरह कंट्रोल में आ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। उसकी वजह है कि मौजूदा जो वहाँ पे मूवमेंट या मोमेंटम चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई वो नहीं है कंट्रोल। अच्छा, अब इन दोनों टॉपिक्स को मैं जोड़ते हुए एक बात जुड़ते हैं, साफ जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, एनडीएस का भी ताल्लुक है, लेकिन मैं जोड़ते हुए एक और बात करता हूँ कि दुनिया के अंदर ये जो दहशतगर्दी और आज़ादी की जो मूवमेंट है इसके दरमियान कंफ्यूजन फैलाने का जो काम है सबसे पहले वो इंडिया ने और इजराइल ने करना शुरू किया था। इजराइल ने क्योंकि पैलेस्टीनियन पत्थर मारते थे, अच्छा, और इंडिया ने इसलिए कि कश्मीर के अंदर अच्छी खासी एक मोमेंटम चल रहा था। और ये मैं बात कर रहा हूँ 9/11 से काफी पहले की, 1980s में उन्होंने शुरू कर दिया था। दुनिया के अंदर काउंटर टेररिज्म का जो सबसे पहला कानून बनाने की कोशिश की गई ग्लोबल, वो भी इंडिया ने बनाने की कोशिश की। मकसद यही था कि पाकिस्तान के ऊपर 2 जगहों से जो है ना हमला किया जाए, एक कश्मीर के अंदर, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर भी हमसे एक गलती होती रह गई ना कि पहले जो है हमारे अलाय थे सारे जो बाद में नॉर्दर्न अलायंस बने, और उसके बाद जो है जब तालिबान आ गए तो तालिबान क्योंकि हमारे साथ ज्यादा अलाइड नजर आते थे तो नॉर्दर्न अलायंस वाले जो है वो दुश्मन अब कहना शुरू हो गए, वो इंडिया के साथ अलाय हो गए।
तो उस वक्त जो है उनको भी मदद करने के लिए, ये टेररिज्म की जो टर्म है बार बार यूज की जाती थी कि तालिबान भी टेररिस्ट है, ये भी टेररिस्ट है, कश्मीर के अंदर भी टेररिज्म हो रहा है। इंडिया ने फिर दूसरा काम जो किया, इस्लाम को और इसको दहशतगर्दी को सिनोनिमस कर दिया। उसके बाद फिर उसामा बिन लादेन भी आ जाता है कहीं से, कोई और कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं और ये सारी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब जो धमाका हुआ है काबुल के अंदर, ये काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। हर मुल्क का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन होता है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे एक ट्रक आया है जो सीवरेज का ट्रक था, फजला जो है ले जाने के लिए आता है, और उसके अंदर 150 जो किलो है वो एक्सप्लोसिव उसके अंदर रखा गया था। क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो जो सीवेज का काम शाम है उसको भी हम कंट्रोल करें? बिल्कुल, और चेक करते करें। दूसरा जो मामला है वो भी आप जरा देखिए कि ट्रक्स एंटर होते हैं जब कहीं पे जाते हैं तो क्या वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं है। इस वक्त एनडीएस और इस तरह के तमाम ग्रुप जो है वो डिफ्लेक्ट करने के लिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका एक और कड़ी मिलती है। मैंने अभी आपको कहा कि इंडिया ने ये कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग की थी। आज भी इंडिया सारी दुनिया को कहता है कि जी हिंदू टेररिज्म कोई चीज नहीं है, सफरोन टेररिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया एक और काम करता है, जहां पे भी नरेंद्र मोदी ने जाना होता है वहां पे अजीब काम होता है, दाइश जो है वहां पे हमला कर एक्टिव हो जाती है, नहीं हमला कर देती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये ब्रसल्स गए, ब्रसल्स जाने से पहले वहां धमाका हो गया। ये पेरिस गए, पेरिस जाने से पहले दाइश ने वो कर दिया। अच्छा, अब दाइश एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी तक अनफिक्स्ड है, अनलाइक तालिबान, अलकायदा, एनीवन एल्स। कुछ सवाल करना? बिल्कुल, मेरा सवाल फरूक यहाँ पे ये होता है कि अगर सपोज ये इनको कहीं से फीलिंग आ भी रही कि पाकिस्तान ने की, तो पाकिस्तान के अपने सिफारतखाने को और अपने सिफारती एहलकारों को खुद टारगेट करेगा, इंडिया को क्यों टारगेट नहीं किया गया? ये क्यों नहीं लिंक कभी बनता है? बड़ी गेम है ना। मैं आपको, अगर आप पूरी कहानी जरा समझेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इस दफा जब ये नरेंद्र मोदी, आपको पता है ना कि 4 मुल्कों के 6 रोजा दौरे पे हैं। सबसे पहले कहाँ गए? जर्मनी के बाद स्पेन गए हैं, वहां जाके पहली दफा 1988 के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर गया, फिर अब रशिया में है और उसके बाद जाएंगे फ्रांस। तो अब हैरत की बात ये हो रही थी कि अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ है, जैसे अल्लाह बचाए, लेकिन कहीं नहीं धमाका हुआ। अब धमाका होता है काबुल के अंदर, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर। एम्बेसीज कौन आती है साथ? अच्छा, जर्मन है, नहीं इंडियन भी है। अच्छा, इंडियन साथ है, लेकिन इंडिया के किसी स्टाफ को भी जख्मी नहीं होता ना, यही तो बात है ना। अच्छा, जर्मन है, फ्रांसीसी है और पाकिस्तानी है। हाँ, पाकिस्तानियों को जख्मी है, पाकिस्तानियों के लोगों को खुद मरवाएंगे, हम इतने पागल हैं। या इंडिया ये काम करता होगा तो उनको ये अच्छा, अब ये मैं अगर आपने इस प्रोग्राम में आपको याद हो 3 साल से तो हम कर रहे हैं, तो मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये बातें हमारे जो है फॉरेन दोस्त कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई गेम। तो ये बातें हमें समझ आ जाती हैं, समझदार लोगों को समझ आती है, दुनिया को समझ क्यों नहीं आती? इतना इंडिया को जो है वो चौधरी बनाए बैठा है और इंडिया को इस तरह से वेलकम करते रहते, पता नहीं कौन आ रहा है, जिस मुल्क के साथ है इंडिया के ताल्लुकात में करें, किसने वेलकम नहीं। इंडिया जो है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है जर्मनी, ख्याल किया जा रहा है कि वहां पे जो है ना वो ट्रक लोड ऑफ मनी जो है ना उठा के लोड करके भेज दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं हो रहा है वो लोग। यही तो मैं आपको कश्मीर और इसके दरमियान एक और बताने लगा था, इकोनॉमी का। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से मेरे भाई? मैं ननकाना साहब से रफीक चीमा बात कर रहा हूँ। 2 मिनट पहले एक भाई बात कर रहा था भाई कश्मीर के बारे में, वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं। वजीर आजम साहब का हमारे मुल्क पर एहसान है, अल्लाह पाक ऐसे ही हुक्मरान हमें दे। मैं तो मेरी तो दुआ है वजीर आजम नवाज शरीफ हमारी जिंदगी में तो यही रहेंगे, हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, तो ये सवाल पूछना चाहेंगे आप रफीक साहब? मैं तो भाई बाजी यही सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल मत करें। क्यों ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब क्या कर रहे हैं? वजीर आजम साहब अपनी जो है जिम्मेदारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। कॉल करने के लिए कॉलर भी इनका शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अंसर बात कर रहा हूँ। जनाब हुक्म कीजिए। जी मेरा ये मसला है कि हमारे गांव में बिजली नहीं है। ठीक है।
लोड शेडिंग का जरा मसला हो रहा है, बिल्कुल इस पर टॉपिक हम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। नहीं सही है, लेकिन बात करेंगे। बहरकैफ आप प्रोग्राम देख भी रहे हैं और आप टेलीफोन कॉल भी कर सक रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बिजली तो कहीं ना कहीं आ रही होगी, लेकिन बहरकैफ जो है इन तमाम चीजों का नहीं। हाँ ठीक है, टीवी देख रहे तो डेफिनेटली अब लाइट आ रही होगी, लेकिन लोड शेडिंग को पूरे दिन की बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आपने भी बिल्कुल साबित करना है कि आप भी प्राइवेट चैनल के अंदर अच्छा सुन ले, कश्मीर पे आ जाए नहीं बल्कि अफगानिस्तान पे वापस दोनों के अंदर नहीं, कश्मीर की बात जो उन्होंने की है उसको भी तो साथ शामिल करना पड़ेगा ना। आपको बोरिंग लग रही है बातें? नहीं मैं तो ये देखती हूँ कि नहीं कोई बात होती है, मेरी तरफ आ जाती है कि पता नहीं मैं कोई एक बात करती हूँ कि आपको लगता है प्राइवेट जमाई नहीं, बाकी तो तमाम चीजों में आप सुन रही है ना। अच्छा लेकिन मैं अब आपको सवाल ज्यादा करती हूँ तो आप मुझे कहते हैं सवाल कम कर रही है, आप आराम से बात करें तो मैं इसलिए सुन रही हूँ आपको। अब आपको मेरा सुनना भी नहीं अच्छा लगता। नहीं मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि आप सवाल करें, क्योंकि उससे प्रोग्राम बोरिंग नहीं होता, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो मोनोटोन में एक ही बात किए जा रहा होता हूँ, आप जब तक बात नहीं करती हैं। मैं फिर आपको सवाल करती तो आप माइंड कर जाते हैं। अगर आपके पास सवाल अभी आप कोई करना चाहती कर लें, अभी आप कश्मीर के बारे से लिंक जोड़ रखे तो बोला। अच्छा नहीं, कश्मीर का जो मामला है ना सरकार, वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर 70 साल की जो डिप्लोमेसी है वो जो है परली साइड से बहुत स्ट्रांग होती रह गई है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के बारे में अगर आपने सवाल करना है ना तो आप प्रोपेगेंडा में जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, लेकिन अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं, नरेंद्र मोदी ताज़ा वज़ीर आज़म बना था, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाके हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज आता है कि कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल ना करना, और हम आपके साथ डायलॉग भी करेंगे, हम बड़ी तरक्की के लिए भी आपके साथ हाथ में ला देंगे। और फिर भी वजीर आजम पाकिस्तान वहाँ खड़े होकर बबांगे दोहल कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम की और उसके राइट्स की बात करते हैं, और फिर अगली दफा जब बात होती है तो बानी साहब की भी बात खुल करके करते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोग जब नेगेटिव मार्किंग करते हैं ना, तो जो आपको झूठ बता रहे होते हैं जरा उनकी बातें भी उनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग कर लिया करें, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत या अपनी रियासत के ऊपर ही वो जो है ना सख्त बातें ना करते रहा करें। बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान पे जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो है वो पाकिस्तान पे जो है डायरेक्ट इल्जाम भी लगाए जाते हैं। अशरफ गनी की बात की जाए, अब्दुल्ला की बात की जाए तो फौरन कोई भी ब्लास्ट होता नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लग जाता है। क्या जरूरी नहीं है कि जो अपनी तवानाई खर्च करते हैं या इतना कुछ करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उससे बेहतर है कि पहले दहशतगर्दों की तफ्तीश कर ली जाए, या उतना ही काम वो अपने मुल्क के दहशतगर्दों के ऊपर कर लें। और साथ साथ अब जबकि तालिबान ने कहा है कि हमने अटैक नहीं किया है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान में हमेशा से इल्जाम लगाता है कि शायद तालिबान का कोई ना कोई हिस्सा, जैसे पाकिस्तानी तालिबान वो कहते हैं, शायद पाकिस्तान में कहीं छुपा बैठा है जिन्होंने कह दिया हमने अटैक नहीं किया। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की। दाइश तो बहुत एक्टिव है अफगानिस्तान में। तो समझ नहीं आती। आपको याद है दाइश का एक और रिसेंटली एक और वाकया हुआ था, और ये मैं बात नहीं कर रहा जो पुलिस अकेडमी या फौजी अकेडमी के ऊपर अटैक हुआ, नहीं उससे पहले मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का एक अटैक हुआ था, ठीक है, और वो पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में हुआ था। आपको पता है उसके अंदर 13 बंदे कौन से मारे गए थे? दाइश से जिनका ताल्लुक था। दाइश से ताल्लुक के साथ साथ 13 हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग मारे गए थे, ठीक है। ये तमाम जो चीजें हैं वो दुनिया को पता है। मामला ये है कि इंडिया के पास मसल्स बहुत ज्यादा है। अगर यकीन करें, अगर पाकिस्तान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को वो बाय कर चुके होते तो रोजाना हम पे चढ़ाई हो रही होती, ठीक है। वहां पे मामला खराब है इसलिए खामोश है दुनिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जर्मनी गए भाई साहब, जर्मनी गए, वहां पे कोई खास लिफ्ट नहीं कराई गई, सिर्फ 2 घंटे की एक मीटिंग की गई। अल्लाह खैर चला। वो EU से नेगोशिएट करना चाहते थे ट्रेड का, उन्होंने कहा पहले सिक्योरिटी दो, तुम्हारा मुल्क वैसे खराब हो रहा है, हम नहीं आना चाहते, ठीक है। फिर स्पेन गए, स्पेन का तो जिक्र नहीं आया कि क्या कर गए हैं वहां पे। अब रशिया गए हुए जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लेना था, रशिया का उनके बड़े पुराने हैं। वहां पे पता है क्या स्टेटमेंट आई? वहां पे जाके इन्होंने कहा कि जी तुम्हारे पाकिस्तान के साथ बड़े रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने आगे से क्या कहा है, उन्होंने फरमाया है कि जी पाकिस्तान से बढ़ते हुए ताल्लुकात से तुम्हें नहीं परेशान होना चाहिए, तुम हमारे दोस्त हो। लेकिन बात यह है कि वहां पे भी मुद्दा पाकिस्तान था। मसला ही सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने ब्रेक का मुझे कहा था, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जो कि सीरीज मंसूख कर दी गई है अफगानिस्तान की जानिब से। बार बार इस तरह के इकदाम होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्या वजह है, सारी हवाले से बात करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैयत वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज भी अपने अखबार फरोश से तलब करें। पूरी दुनिया में मिसाल रिश्ता नाज़बान पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज 46 अरब डॉलर की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज। खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। जब भी अफगानिस्तान में कोई ब्लास्ट होता है तो उसका पूरा का पूरा इल्जाम अफगानिस्तान की जानिब से बार बार पाकिस्तान पे लगाया जाता है, चाहे उसमें पाकिस्तानी शहरी ही क्यों ना शदीद जख्मी हुए हैं। कभी अफगानी फौज की जानिब से चमन बॉर्डर पे जो है फायरिंग कर दी जाती है, जो हमारी मर्दमशुमारी की टीम जाती है तो उनको टारगेट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे पाकिस्तान के जो है वो इस तरह का मंजर पेश किया जा सके जैसे पाकिस्तान कहीं ना कहीं दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ना कि अफगानिस्तान। जबकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दियों की कार्रवाइयां हुई हैं और हमारे पास उन सबके सबूत भी हैं कि वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर से होती हैं, चाहे इसमें इंडिया उनके साथ मुलव्वस होता है। सारे वाले से बात करें, लेकिन साथ साथ करूं क्रिकेट मैच, हमें ये मुझे तो साफ लगता है, मैंने आपसे पहले भी इसी प्रोग्राम में बात की है, साफ लगता है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया के जो है वो नक्शे कदम पे चल रहा है। इंडिया क्रिकेट मैच मंसूख करता है, अफगानिस्तान मंसूख कर देता है। इंडिया अगर किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है, अफगानिस्तान किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है। कुछ ना कुछ ऐसा ही है, यानी कि वो अपने आप को इंडिया समझना शुरू हो गए या फिर वो पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन समझना शुरू हो गए। मैं फिर अब वो सवाल करती हूँ, जब हमेशा मुझे कहते हैं कि कोई आपके घर मेहमान आया हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, आप इतना अच्छा उनको रखा हो। मैं क्रिकेट पे भी सवाल करी, लेकिन सवाल मेरा जोड़ है ना, अब जरा मुझे भी बोलने देना, अब तो बोलने दें। तो अब अगर मैं बिल्कुल फिर बात नहीं करी कि मुझे पता है माइंड करते हैं मुहाजिरीन के हवाले से, लेकिन आप शर्म होती है, कोई आंखों में शर्म होती है। आपके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने उनको रखा हुआ है, हम उनको इज्जत देते हैं, हमारे मेहमान हैं, वो इतने लंबे अरसे से हमारे मेहमान हैं, आप थोड़ी शर्म ही नहीं है आप में। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि आप दोनों चीजों को कंफ्यूज ना किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो बेचारे हमारे पास बैठे हुए पनाह गुज़ीन है, पनाह लेके आए हैं, ज़ाहिर बात है अपने मुल्क से पनाह लेकर आए हैं ना। अपने मुल्क से अगर वो निकले हुए हैं तो अपनी रियासत के साथ उनका ताल्लुक बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए विंडिक्टिवनेस उनके ऊपर नहीं जानी चाहिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जहां तक बात है उनकी हुकूमत की, देखिए अफगानिस्तान हमेशा हमें कहते हो जी अफगानिस्तान पे बड़ा जुल्म हुआ, और जी पाकिस्तान ने जिहाद के नाम पे पता नहीं क्या कुछ कर दिया। भाई एक बात बताओ, जब अफगानिस्तान पाकिस्तान ने तो फिर भी ये 3 मिलियन लोगों को रखा हुआ है, उसके साथ भी बहुत कुछ इमदाद भी की है और जो कुछ हो सकता है। कई गवर्नमेंट्स हैं जिनके अंदर बड़ी सपोर्ट की गई। मियां नवाज शरीफ साहब जब पहली हुकूमत थी, जो मुजाहिदीन आपस में लड़ रहे थे, उन सारों को एयरलिफ्ट करके लेकर गए, मक्का में बैठ के उनसे एग्रीमेंट कराया, खाना काबा के साए में उनसे वादा लिया गया कि तुम एग्री करोगे और एक हुकूमत बनाओगे, आपस में नहीं लड़ोगे। वापस आके तुम खुद लड़ना शुरू हो गए, हमारा कसूर है, ठीक है ना। हमने इतना कुछ किया। मुझे ये बताएं 1947 से आज तक अफगानिस्तान ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? कोई तो चीज की होगी ना भाई। पाकिस्तान के अंदर से पख्तूनिस्तान का शोषा छोड़ने के या फिर और चीजें खराब करने के क्या किया है आज? आपकी सरजमीन इस्तेमाल होती रही है हमारे खिलाफ, आप ये बात कहते हैं, ठीक है, और आप ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान ने कई जहादियों वाली बात जब शुरू करते हैं तो पाकिस्तान देख रहे हैं कितने ऐसे दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में जो है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। कब से हम दहशतगर्दी का शिकार हो रही है? आपकी वजह से हो रहे हैं ना, आपकी बदौलत हो रहे हैं। अच्छा, आपकी जंग को अपनी जंग तो बना रही है। मैं बार बार हर किसी से कहता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान की फिक्र करना है ना, देखें 90 लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके साथ हमारा दिल भी है और अफसोस की बात है। इंसान कहीं पे भी कत्ल हो तो खुशी की बात नहीं होती है, ये इस पे जरूर अफसोस करना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के लिए जो हम मरे जाते हैं ना 20-30 सालों से कि अफगानिस्तान बेहतर हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वी शुड बी वरीड। मैं तो हमेशा कहता हूँ बॉर्डर रिलेशनशिप तो मुझे लगता है यार, वो आपने वो सुनिए कछुआ और बिच्छू वाली कहानी, क्या है
मैं पूरी कहानी सुनाऊं? अच्छा मैं बता देता हूँ आपको कि जी दोस्ती बन जाती है एक बिच्छू और एक कछुए के अंदर। अच्छा, और एक दिन दरिया पार करना होता है तो बिच्छू कहता है मुझे अपनी पीठ पे ले जाओ, तो उसके बाद जो है ना कछुआ उसको बिठा के ले जाता है, थोड़ा आगे जाता है तो उसको महसूस होता है कर 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 कुछ हो रहा है, तो बिच्छू से वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं डंग मार रहा हूँ। कहता है यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम फिर क्यों डंग मार रहे हो? तो उसने कहा आगे से कि जी मैं तो जो है ना मेरी फितरत में है ये। तो आगे से जब बहुत ज्यादा गुस्से में आया कछुआ तो उसने होता लिया, बिच्छू बह गया और उस जाते जाते पूछा तुमने क्या किया है? तो वो कहता है कि ये मेरी होता लगाना मेरी फिक्र। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारी कमर भी बैठा ना ज्योग्राफी के हिसाब से, तो अफगानिस्तान की फिक्र करना खुदा के लिए छोड़ दो। हमने छोड़ दिया, हम तो अच्छा अपना बॉर्डर बिल्ड करो। खामा में हमें हर चीज के बीच में घुसाते क्यों है, क्या मसला है? अच्छा दूसरी बात जो है इंडिया के जो चमचे हैं वो एनडीएस में बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल एंट्रेंच हो गए। मामला ये है, अगर आप हिस्ट्री जरा सी थोड़ी सी देख लें, हमसे मिसकैलकुलेशन होती है। हम क्यों कहते हैं कि वहाँ का सरबराह हमेशा पश्तून हो? नहीं सुने ना, सबसे बड़ी बात हम क्यों कहते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब का जमाना था, यहाँ से अमेरिकन ऑपरेशन चल रहा है, नॉर्दर्न अलायंस जो है वो काबुल के अंदर एंटर होने वाला है, एकदम परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जी हुक्मरान जो है वो पश्तून होना चाहिए। आगे से क्या होता है, वो जो नॉर्दर्न अलायंस है वो गेट पे रुक जाते हैं और जब तक एक बंदा ढूंढ नहीं लिया जाता हामिद करज़ई नाम का, जिसने आज तक आपको किसी भी नॉन पश्तून में उधर के अफगानिस्तान के से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उस बंदे को वजीर आजम बना दिया जाता है, सदर बना दिया जाता है। आपको क्या जरूरत थी? उस वक्त अब्दुल्ला पता है कहाँ बैठे हुए थे? इंडिया में बैठे हुए थे। और आपको पता है कि अब्दुल्ला के साथ क्या किया इंडिया ने? उस वक्त के अखबार उठा लें 2001 के 2002 के, उसके अंदर इंडियन अखबारों में अब्दुल्ला इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत ने यानी कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने मेरे ऊपर पहरे लगा दिए हैं ताकि मैं प्रेस से बात ना कर सकूं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारे हाथ में ना पाकिस्तान के हाथ में ये बंदा ना चला जाए। तो तुम लोग कैसे हो? हम लोगों ने करज़ई करते हुए क्या नुकसान करा लिया? भाई अफगानों को कहो कि अपना डिसीजन खुद करो, जो भी होगा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और उसके बाद छोड़ दो ये तमाम जो है ना किसी भी नॉन स्टेट एक्टर की बात करना। दूसरा जो ISK है इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश खुरासान जिसको कहते हैं, उसका कोई ताने बाने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से बन गए हैं। दूसरी साइड पे दाइश जो आइसिस है उसके भी बन गए हैं। उसकी वजह ऐसे नहीं हुआ कि 3 दफा इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो फ्लाई करके विदाउट इन्फॉर्म किए जो है वो इन ममालिक में गया हो जहाँ पे दाइश ऑपरेट करती है और वहां से मुलाकातें करके आया। ये सारी चीजें इंडिया के अपनी सोर्सेज से आपको अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन सीरीज के बारे में स्टार्ट भी हमने वहीं से किया था। क्या वो अफगानी क्रिकेट बोर्ड बार बार कह रहे हैं कि जी हमें हमारी आवाम की तनकीद का बहुत निशाना बने हुए थे। हमारी आवाम बार बार कह रही थी कि देखिए ना जो मुल्क आपके ऊपर जो है इस तरह से हमले करता है या जो मुल्क जो है दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलविस है तो आप उसका क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर इतना बुरा वक्त आ गया है, पाकिस्तान क्रिकेट पर इतना बुरा वक्त आ गया कि अब अफगानिस्तान की टीम हमारे साथ खेलने से इनकार करेगी और उनकी आवाम ये बात करी। जब उनकी आवाम बात कहती है तो फिर मैं कोई बात करती हूँ तो आप अच्छा नहीं, उनकी आवाम के बारे में बात हो ना हो, लेकिन क्या होगा पाकिस्तान यार हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपको बुरा नहीं लगता हमारे साथ खेलने से इनकार करती है हमारे साथ? नहीं मैं मेरे ख्याल में अब तो आपको देख लें पहले आपने हमारे कोचेस जाके उनकी टीम बना के लाए। आपने बात भी सुननी है। अच्छा इतना बुरा वक्त आ गया है हमारे ऊपर कि अब तो बस क्रिकेट नहीं रहेगी ना, अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे तो। भाई बात सुनो, ये जो दोस्ताना मैचेस की बात नहीं है, बुरा लगता है। आप कहते हैं यार आप हमें मना करेंगे, हमारे कोचेस जाके आपकी टीम बना के। मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूँ। ये जो आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी है ना कि जी जो टूटा भजा है उसको हाथ दे के जो है उसको निकालो गड़े से। पहले आपने बांग्लादेश के साथ करके देख लिया, बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं बांग्लादेश से। हमें तो पता नहीं क्या बात है, सबके साथ अच्छा करते हैं। मैं कहीं से तो अफगानिस्तान की ये टीम के अंदर ये जो छोकरे खेल रहे हैं, ये जो नौजवान खेल रहे हैं, पता है कहाँ से सीख के गए क्रिकेट? पाकिस्तान के अंदर कोचेस भी गए वहाँ पे। बाबा हमारे रिफ्यूजी कैंप्स में सीखे हैं ना। तो बात ये है कि ये जो लोग हैं अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है। फरूख ये मसला नहीं है कि वो नहीं, मसला ये कि उनको इनकार करते हुए देखिए हमारे साथ नहीं खेलेंगे तो हम तो मरे जा रहे हैं। उनकी आवाम उनको मना करिए कि जी जो मुल्क आपके अंदर मुल्क के अंदर ये धमाका कब हुआ है? ये धमाका कब हुआ है? ये परसों हुआ है। ये जो मैचेस की बात चल रही थी तो ये तो तकरीबन हफ्ते से चल रही है ना। आपको मेरा ट्विटर हैंडल जो है जाके देख लीजिए। आज से हफ्ते पहले मैंने ये सवाल अपनी जो है
उससे किया था एडमिनिस्ट्रेशन से क्रिकेट की कि हम क्यों ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। फ्रेंडली मैचेस जो है और खासतौर पर ऐसे ममालिक के साथ जो कि आपकी कोई अच्छा याद नहीं रखते, जो कभी याद नहीं रखते, तो उनके साथ ना करें। तो बात ये है कि उनसे पहले हमने कर देना चाहिए था, हमें कर देना चाहिए था, उन्होंने कर दिया, तो अच्छा है भाई, जो कुछ है अपने साथ। थैंक यू सो मच सर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। आज उम्मीद है आपको प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम और सेम चैनल, तब तक हम रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।